नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत दौरे पर हैं। आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। इससे पहले भूटान नरेश ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की और दोनों देशों के सुरक्षा मुद्दे पर बातचीत की। बता दें कि भूटान के राजा वांगचुक 2 दिवसीय दौरे पर सोमवार को भारत पहुंचे थे और आज राजघाट पर वांगचुक ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपदा समुत्थानशील अवसंरचना के 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी ICTRI में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक दृष्टि बना है। उन्होंने कहा कि आपस में जुड़े विश्व में आपदा का प्रभाव केवल स्थानीय ही नहीं होगा, बल्कि एक क्षेत्र पर पूरी तरह से अलग प्रभाव पड़ेगा। पीएम ने कहा कि कुछ ही महीनों में 40 से अधिक देश ICTRI से जुड़े हैं। उन्नत और विकासशील अर्थव्यवस्था, छोटे और बड़े देश, ग्लोबल नॉर्थ एंड साउथ सब इस मंच पर साथ आ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करने के लिए चीन समय समय पर नाकाम कोशिश करता रहता है। एक बार फिर चीन ने अरुणाचल से जुड़ी जगहों का नाम अपने नक्शे में बदला है। इस पर अब भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। बयान में कहा गया है कि यह पहली बार नहीं है जब चीन ने इस तरह की नाकाम कोशिश की है। हम इसे सिरे से खारिज करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा है कि आविष्कार किए गए नामों को सौंपने का प्रयास इस वास्तविकता को नहीं बदलेगा। बता दें कि चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने 1 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश के लिए 11 जगहों के मानकीकृत नाम जारी किए, जिसे वह तिब्बत का दक्षिणी भाग जंगनान बताता है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने आज हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और कहा कि हिंसा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम कभी भी अंधेरे की ताकतों को समाज को फिरौती लेने नहीं देंगे। गलत काम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। लोगों को शांति से रहने का अधिकार है। यह अधिकार किसी भी कीमत पर स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पश्चिम बंगाल और बिहार में हुई हिंसा को लेकर ममता बनर्जी और नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि रामनवमी के अवसर पर देश के 2 राज्यों में हिंसा की घटना होना तुष्टीकरण की राजनीति को दर्शाता है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है, लेकिन हमारे देश में ही 2 राज्यों में हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि आखिर सवाल उठता है कि इस हिंसा के पीछे समाज का एक तबका है या फिर तुष्टीकरण की राजनीति उन्हें बढ़ावा दे रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि जहां भी अवैध अतिक्रमण होगा उसे सख्ती से हटाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है वे खुद ही हटा लें, अन्यथा सरकार को ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ेगा। पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काफी काम हो गया है और हमारी कमेटी उस पर अंतिम मसौदे को तैयार करने के लिए आगे बढ़ रही है। सीएम ने कहा है कि इस पर कार्य अगले 2-3 महीनों में पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट कर मंगलवार को महावीर जयंती के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज एक विशेष दिन है जब हम भगवान महावीर की महान शिक्षाओं को याद करते हैं। उन्होंने शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और समृद्ध समाज के निर्माण का रास्ता दिखाया। पीएम ने कहा कि उनसे प्रेरित होकर हमें हमेशा दूसरों की सेवा करनी चाहिए, गरीबों और पिछड़ों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहिए। बाइडेन प्रशासन के एक शीर्ष अधिकारी और यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की प्रबंधक समांथा पावर ने दुनिया भर में आपदा से निपटने के लिए निरंतर प्रतिबद्धता के लिए भारत की प्रशंसा की। कहा कि भारत कई क्षेत्रों में विकास कर रहा है और फल फूल रहा है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मांड्या जिले में एक यात्रा के दौरान प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार कलाकारों पर 500 रुपए के नोट फेंकते हुए दिखे। वीडियो सामने आने के बाद मांड्या ग्रामीण पुलिस ने कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख के खिलाफ गैर संज्ञेय अपराध का मुकदमा दर्ज किया है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले पिछले कुछ दिनों में बढ़े हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश के कोविड-19 के 3038 नए मामले सामने आए हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 21,179 है। रामनवमी के जुलूस के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा थमने का नाम ही नहीं ले रही है। हुगली जिले के रिश्रा रेलवे स्टेशन पथराव की घटना सामने आई है, जिसके बाद इस रूट पर ट्रेनों का संचालन रोक दिया गया है। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। भारत जल्द ही अमेरिका के साथ एक और बड़ी हथियार डील पूरी करने की ओर बढ़ रहा है, जिसके तहत अमेरिका से हेलफायर मिसाइल और मार्क 54 एंटी सबमरीन
टोरपीडोज खरीदने की बात हो रही है। बता दें कि MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स के लिए खरीदे जा रहे हैं। इसका प्रपोजल डिफेंस मिनिस्ट्री में बहुत ही एडवांस स्टेज में है। लगभग $300 मिलियन यानी करीब 25 अरब रुपए की डील विदेशी सैन्य बिक्री मार्ग के तहत पूरी की जाएगी। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 से 23 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 19.68 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जिसमें 20.33% की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं 2022 से 23 के प्रत्यक्ष कर संग्रह संशोधित अनुमानों से 0.69% अधिक हैं। 2022 से 23 के केंद्रीय बजट में प्रत्यक्ष कर राजस्व के लिए बजट अनुमान 14.20 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किया गया था, जिसे संशोधित कर 16.50 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। यह आयोग बेसिक, माध्यमिक, उच्च और प्राविधिक कॉलेजों के शिक्षकों का चयन करेगा और इस आयोग के माध्यम से ही अशासकीय सहायता प्राप्त मदरसों और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। नया आयोग ही अब टेट की परीक्षाएं कराएगा। आईपीएल 2023 का 7वां मैच आज दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस की टीमों के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में शाम 7:30 बजे होगा। लखनऊ सुपर जॉयंट्स के खिलाफ पहला मैच हारने के बाद डेविड वार्नर की टीम इस मुकाबले में पलटवार करने उतरेगी। वहीं ओपनर मैच में चेन्नई सुपर किंग्स पर 5 विकेट से धमाकेदार जीत दर्ज करने वाली हार्दिक पांड्या की टीम अपना विजय अभियान जारी रखना चाहेगी। दिल्ली में 3 साल बाद पहली बार आईपीएल मैच खेला जाएगा। केरल के SC/ST कोर्ट ने अट्टापडी मधु लिंचिंग मामले में 14 आरोपियों को दोषी करार दिया है और 2 आरोपियों को बरी कर दिया है। सजा की घोषणा कोर्ट कल करेगा। बता दें कि 5 वर्ष पहले खाद्य सामग्री चुराने के आरोप में एक जनजातीय व्यक्ति अट्टापडी मधु की पीट कर हत्या कर दी गई थी। अब मामले में 5 साल बाद फैसला आया है। पाकिस्तान पर उसके द्वारा पोषित आतंक अब उस पर ही भारी पड़ रहा है। पाकिस्तान के अशांत उत्तर पश्चिम प्रांत में आतंकवादियों ने 2 पुलिस अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार अफगानिस्तान की सीमा से लगे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहट जिले में सोमवार रात को यह घटना घटी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस्लामुद्दीन खान ने बताया कि ये दोनों अधिकारी रमजान के पाक महीने में रात के समय में विशेष नमाज को लेकर एक मस्जिद में सुरक्षा ड्यूटी के लिए मोटरसाइकिल से जा रहे थे।